हाँ जी गगन, वेलकम बैक। इतने आवाज का बता दो। प्रियंका भी आ गई, ठीक है। पायल भी आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आवाज का बता दो मुझे, आवाज ठीक है, पिक्चर सही है। हाँ जी, ओके। चलो, तो हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, वेट नहीं करते हैं, और क्लास का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें मेनली हम पार्टिकल फिजिक्स जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस रह गए हैं हमने कुछ एक पिछले पार्ट में कवर कर लिए हैं, और कुछ एक इस क्लास में यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। इसमें मेरे पास एक आपका डाउट आया है 45 to 60 काउंटर्स पे। आपका डाउट था, उससे पहले एक जो ब्लॉक बैथे बैथे ब्लॉक इक्वेशन पे एक डाउट है, पहले वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास अन अल्फा पार्टिकल। 46 नंबर क्वेश्चन है, असाइनमेंट नंबर 5 का। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पहले ही 4 वाला हो गया काम। इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट नंबर 6 पार्टिकल फिजिक्स की है। तो हम उस पे जाएंगे, उसके सारे डाउट्स करेंगे। उसके बाद 1A कंप्लीट हो चुकी है हमारी, 1B के जो कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। एक या दो बातें रह जाएंगी आपकी, बाकी सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा। चल, तो अगर सब कुछ ठीक है तो हम शुरू कर रहे हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसमें चैट में डाल देना, या हैंड रेज करके अपना बता भी सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि एन अल्फा पार्टिकल z इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 4। एक अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, मालूम है हमें क्या होता है, हीलियम पार्टिकल होता है बेसिकली ये, जिसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम 2 4 जो है वो अल्फा पार्टिकल हम बोल देते हैं। उसकी एनर्जी दे दी हमें 12 MeV, एनर्जी दे दी 12 MeV, ओके। और दूसरा जो है हैज एन ऑब्जर्व्ड रेंज ऑफ 14.42 सेंटीमीटर। इसकी रेंज दे दी 14.42 सेंटीमीटर। तो अगर इतनी एनर्जी का अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो इतनी दूर जा रहा है, कुछ सेंटीमीटर ही है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला पूछा क्या गया है, अगर प्रोटॉन की बात करें, हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन, सिंगल, ठीक है, P, नीचे 1, ऊपर भी 1, 1P1, ठीक है। उसकी बात करें तो उसकी रेंज, जिसकी रेंज सेम है, सेम 14.42 सेंटीमीटर, इसकी एनर्जी क्या होगी, ये आपने कहा था कि डिस्कस करना है। सॉल्यूशन तो मैंने भेज ही दिया था, आपने कहा था कि ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, इसको डिस्कस करना है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेथे ब्लॉक इक्वेशन, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में ही आता है, हम ज्यादा बात करते नहीं है इसकी, क्योंकि बेसिकली वही आइडिया वही है कि इतनी डिटेल में जाने का, या उन फॉर्मूलाज पे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, उन पे जाने का फायदा नहीं होता, ठीक है। तो हम उस पे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, बस बात खत्म, ठीक। तो स्टॉपिंग पावर का जो फॉर्मूला होता है उसमें -dE/dx, मतलब कितना एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है विद डिस्टेंस, ये हुआ ना, विद डिस्टेंस, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है। ये डिपेंड करता है एक तो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर पे, और एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है फंक्शन ऑफ वी, वेलोसिटी कितनी है, उन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, ठीक। और अगर आपको टोटल रेंज निकालनी हो तो कैसे निकाल लोगे टोटल रेंज, ये एनर्जी का डिक्रीज है, हमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चाहिए एक तरह से जो इस पे काम कर रही हो। तो हम क्या करते हैं, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं इनवर्स का, dE/dx। अब देखो dx ऊपर आ जाएगा ना, लेकिन हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट टू निकालना है, dE से। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, दैट दिस इज dx और dE इंटू dE, यानी कि ये कट जाएगा और टोटल आप dx का इंटीग्रेशन कर दोगे। इट्स बेसिकली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें जो है, मतलब हमने रेंज का फॉर्मूला इस तरह से बना लिया। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे
इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ई को आप वैसे लिख लेते हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वो वाली फॉर्म में ले लेते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर। तो डीई किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टू से वो कट जाएगा और वो आ जाएगा एम वी डीवी। ठीक है, तो हमने इस एनर्जी को, क्योंकि क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है डीई बाई डी एक्स वो जेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ वी की टर्म्स में है, तो हमने इसे क्या बना लिया, इसे भी ऊपर वाले को भी एम वी डीवी वी की टर्म्स में बना लिया। ठीक हो गया। तो जो भी हो, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, ऊपर आया मास, मैंने कैपिटल ही लिख लिया, छोटा नहीं लिखते, अपॉन में आया जेड स्क्वायर, और v अपॉन एफ पी का इंटीग्रल निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू v, दैट विल ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ v ओनली। इंटीग्रेशन के बाद भी ये फंक्शन है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हो। अगर याद रख लोगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये लो, ठीक हो गया यहां तक। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, चलो तो ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ। दिया हुआ है हमें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, पहली चीज होगी। और मास जेड ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ जेड ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब जेड स्क्वायर करोगे तो ये वाला फैक्टर 4 टाइम्स है, ये वाला फैक्टर भी 4 टाइम्स है, तो 4 अपॉन 4 1, और रेंज सेम है, तो दैट विल गिव यू जीवी सेम, बिकॉज रेंज इज सेम। तो आपको जीवी भी दोनों पार्टिकल्स का सेम मिलने वाला है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना रेंज से अल्फा और प्रोटॉन की, तो ये सेम मिलेगा। तो बेसिकली सारी की सारी डिपेंडेंस किस पे आ गई, मास पे और जेड पे आ गई। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब एनर्जी का पूछा गया कि एनर्जी का बताओ। एनर्जी के केस में डिपेंडेंस किससे थी, वी को तो छोड़ दो, फंक्शन ऑफ वी छोड़ दो, वी सेम है, तो फंक्शन ऑफ वी तो सेम रहेगा। तो यहां पे बात आ गई जेड स्क्वायर पे। जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो जितनी भी उसकी एनर्जी थी, दूसरे की एनर्जी जेड स्क्वायर उसका कम है जिसका, उसकी एनर्जी 1/4 कर दो। तो अगर मैं ऐसे देखूं एनर्जी की टर्म्स में, तो एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 4, और प्रोटॉन की एनर्जी निकालनी है, तो यहां से कितना आ जाएगा, प्रोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा की एनर्जी डिवाइडेड बाय 4, राइट। खत्म हो गया। वो कितना है 12, तो ये हो गया 4 डिवाइड किया, ये आ गया 3 एमएवी। ये आंसर है आपका। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कशन में चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, चेक कर लो आराम से, उसमें देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसके बाद हमने जो बात करनी है वो पार्टिकल फिजिक्स की करनी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। और कुछ कुछ डिस्कशन किया, काफी डिस्कशन हम कर चुके हैं, और कुछ हमारे कुछ पार्ट रहता है, तो यहां तक देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चले आगे जल्दी से, जाग रहे हो ना, लेट हो गए, सो तो नहीं गए। हाँ जी, बता दो, ओके कर दो, हाँ बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी बोल दो। ओके, डन, ग्रेट। ठीक है, तो हमारा यहां तक हो गया। आगे पार्टिकल फिजिक्स की छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम कर लेते हैं, ताकि ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, और न्यूक्लियर पार्टिकल एटलीस्ट हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। इसे भी मैं इरेज कर दूं, 6 असाइनमेंट में पहुंच गए हम। एक पार्ट आपका फिर भी रह जाएगा, फिर से बता रहा हूं, वो पार्ट कौन सा है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ऑड वन आउट पे ना देखो, एक चीज का ध्यान रखना, ऑड वन आउट पे इतना ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, जिसमें से बहुत ज्यादा बात नहीं बनती, बहुत ज्यादा काम नहीं आता। तो जो जो डोमेन एरियाज होंगे ना, थ्रस्ट एरियाज होंगे, जिस कंडक्टिंग एजेंसी के, जो यूनिवर्सिटी, जो एजेंसी कंडक्ट कर रही है पेपर, उसके उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो चीजें बहुत पक्की कर लें जिसमें से बहुत प्रोबेबिलिटी होती है आने की। ओके, तो अगला पार्ट जो है हमारा 6 असाइनमेंट में पार्टिकल फिजिक्स का वाला पार्ट करेंगे हम। उससे पहले मैं काउंटर्स और डिटेक्टर्स वाली जो आपकी प्रॉब्लम है, उससे 3 4 5 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं और मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ही कर दिए नोट्स, वहां से आप थोड़ा सा पढ़ लेना थोड़ी, और मैं छोटी सी डिस्कशन उसी में करूंगा अलग से एक और वीडियो में, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। उस वीडियो में अलग से डिस्कशन में बता दूंगा आपको कि कौन से काउंटर में, उसके नोट्स में भेज चुका हूँ, कौन से काउंटर में, कौन से डिटेक्टर में किस तरह से कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। आराम से मिलेगी वो वीडियो, फिलहाल हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एडवांस हमारे पास असाइनमेंट 6 में जो पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें से सबसे पहला आपका डाउट आया था 11 नंबर क्वेश्चन। आई होप मैं वो क्लियर कर चुका हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का था। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दो तरह की हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, और उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था वो किस पे लगती हैं, तो मैंने सारों पे ही बता दिया कि ऑप्शन है बोथ हेड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, या हेड्रोन्स ओनली, या मैं लिख देता हूं। तो पहला ऑप्शन है बोथ हेड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने जो न्यूक्लियर रिएक्शन की थी ना, प्रोटॉन डीके की और या न्यूट्रॉन डीके की, जो भी आप करो, तो उसमें हमने देखा है वीक इंटरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और हेड्रोन्स भी बहुत बार होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे निकलते हैं, न्यूट्रिनोस जो हैं वो उसी में निकलते हैं। हेड्रोन्स ओनली दूसरी ऑप्शन है, हेड्रोन्स ओनली, वैसे ही गलत होगी क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगती है। तीसरी ऑप्शन है ऑल पार्टिकल्स। ऑल पार्टिकल्स पे तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं बनी, सारे पार्टिकल्स पे लग जाए जो, क्योंकि कोई न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं लगती और कोई आ, मतलब लाइट पार्टिकल्स पे नहीं लगती, कोई हैवी पार्टिकल्स पे नहीं लगती, है ना। तो ऑल पार्टिकल्स वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, जैसे कि ये फोटोन पे नहीं लगती, फोटोन पे ले इस पे बात नहीं कर सकते वीक इंटरेक्शन से। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ऑल चार्ज पार्टिकल्स। अब आपको पता है चार्ज पार्टिकल का तो कोई लेना देना ही नहीं है, चार्ज का तो, चार्ज पार्टिकल्स के लिए इंटरएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ईएम ईएम इंटरेक्शन है वो, ये नहीं है, वीक इंटरेक्शन नहीं है। तो खत्म होगी बात, ऑप्शन हमें पता लगी कौन सी सही है। ठीक है, अगला है पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर कॉल्ड। तो वो पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले, वो हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स ये बता ही दिया आपको, पहले बता दिया था। चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हेड्रॉन्स में स्ट्रॉन्ग, और वीक के लिए हेड्रॉन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला है कि डीप अंडरग्राउंड में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये 13 क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन असाइनमेंट में आपका जो डाउट है वो 18th क्वेश्चन है, 18। तो उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो डीप अंडरग्राउंड में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो पर्टिकुलरली किसके लिए होते हैं। तो ये भी बात हमने करी हुई है, सीखा था इसे, किसके लिए होते हैं। तो डीप अंडरग्राउंड में वो होता है मेनली, मेनली आपको क्या करना होता है कि देखना होता है कि वहां तक कौन सा पार्टिकल पहुंचेगा, पहली चीज। ठीक, दूसरी कि वहां तक और कोई पार्टिकल तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो मेरे को जिस पार्टिकल को इंटरेक्शन करवानी है, जिसको ऑब्जर्व करना है मेरे को, जिस को मैं चाहता हूं मेरे पास वही पार्टिकल पहुंचे। तो आपको पता है कॉस्मिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज आती है, उसमें 90% तो प्रोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, बाकी के 10% जो है वो सेकेंडरी पार्टिकल्स भी बनते हैं, सेकंड 10% होते हैं आगे रिएक्शन करते हैं ये, और सेकेंडरी पार्टिकल्स बनाते हैं, कॉस्मिक रेज बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें बचा लेता है।
तो चार्ज पार्टिकल्स जो अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं वो पार्टिकल्स नहीं घुस सकते, ठीक। तो एक तो हो गया जो आयनाइजेशन रेडिएशन है, जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, जो किसी भी तरह से चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर होते हैं सारे, इसीलिए हमारी अर्थ बची हुई है। इस पे बड़ा एक बहुत बहुत अच्छी मूवी भी है, एक हॉलीवुड मूवी है द कोर। कोर, उसमें बताया हुआ है किस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बचा रही है, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि जो मंगल ग्रह था, जो मार्स प्लेनेट था, उस पे पहले किसी टाइम पे लाइफ थी, हैबिटेबल लाइफ तो थी, लेकिन फिर वो किसी वजह से, जिसमें से एक रीजन ये है कि किसी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में उसके, और वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने की वजह से जो रेडिएशन आ रही थी वो अब सीधा अटैक करने लग गई, जो रेज आ रही थी वो सीधा अटैक करने लग गई, तो वो इस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, प्लेनेट ही खत्म हो गया, ठीक है, वहां लाइफ खत्म हो गई ये कह लो। लेकिन अर्थ पे जो है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है आपको पता है, चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंस फोर्स लगा के, क्यूवीबी, है ना, अगर ये वाला फोर्स लगा के मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे चार्ज पार्टिकल को इधर उधर कर देती है, इधर उधर करने की वजह से वो अर्थ पे नहीं स्ट्राइक करता और इधर उधर चला जाता है, तो हमारी अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर रही है। तो ये पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रिनो जो है वो तो बहुत लो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, न्यूट्रिनो न्यूट्रल है, प्लस उनकी वेलोसिटी, उनका मास बिल्कुल कम है, मास कम है तो वो बहुत अंदर तक, बहुत एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग, हाई पावर पेनिट्रेटिंग पावर है उनकी, न्यूट्रिनोज का मास ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है उसमें अल्फा पार्टिकल है और न्यूट्रॉन है, ए ऑप्शन अल्फा पार्टिकल हो ही नहीं सकता, आपको पता है इतने हैवी हैं, आपने पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, बेचारे कुछ सेंटीमीटर तो ट्रेवल करते हैं, कुछ सेंटीमीटर हवा में, इनके लिए हम 100 किलोमीटर नीचे जाके करेंगे क्या, जो बेचारे ऊपर ही, ऊपर के 50 सेंटीमीटर नहीं ट्रेवल कर सकता, वो नीचे के 100 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। और ऑप्शन में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये भी वही बात, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऊपर से आएंगे प्रोटॉन, कॉस्मिक रेज में आएंगे प्रोटॉन, बहुत सारे आएंगे, लेकिन अंदर नहीं घुस सकते, और डीप पेनिट्रेट करना तो बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी हैवी होते हैं, और उनकी रेंज भी आपने देख ही ली है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही निकाली थी हमने, ठीक, तो वो भी नहीं होते। थर्ड ऑप्शन में है म्यून्स एंड न्यूट्रिनो। अब एक बात तो, न्यूट्रिनो तो हमें क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, उसी के लिए स्पेशली बनाते हैं, डीप अंडरग्राउंड रिसर्च वर्क करने के लिए बनाते हैं हम टनल्स और एक्सपेरिमेंट, पूरे ग्राउंड बेस्ड अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, इंडिया की भी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो म्यून्स कहाँ से आ गए, तो मैं अभी तो कह रहा था कि चार्ज पार्टिकल्स उस तरह से आ नहीं सकते, लेकिन म्यून्स जो है वो एटमॉस्फेयर में बनते हैं, और बनते हैं, स्पीड हाई होती है रिलेटिविस्टिकली, जो हाई वेलोसिटी पे होगा उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें टाइम डायलेशन हो जाती है, और उसमें वो टाइम डायलेशन होने की वजह से उनकी लाइफ ज्यादा हो गई, तो वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि मास भी बहुत ज्यादा नहीं है और एटमॉस्फेयर में ही बन रहे हैं, और फिर उसके बाद हाई वेलोसिटी होती है तो वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर एक्सट्रीमली हाई है, इनकी भी अच्छी खासी है, बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई नहीं कहेंगे लेकिन उससे ठीक ठाक सी है। तो ये दोनों पार्टिकल्स हैं जो डीप अंडरग्राउंड जा सकते हैं। उससे अगला है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो भी सेम बात, कि ये वैसे मेनली, ये सबसे मेन ये है न्यूट्रिनो, जिसकी वजह से हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे देखते हैं कि ये भाई न्यूट्रिनो काम कैसे कर रहा है, ठीक है, देख लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ है ओके, यस ओके, डन है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी हुई है, P प्लस पाइओन गोज टू, प्रोटॉन प्लस पाइओन गोज टू न्यूट्रॉन प्लस पाइओन, ठीक है, और ये पूछा है दिस रिएक्शन इज फॉरबिडन, दिस रिएक्शन इज फॉरबिडन बिकॉज, क्यों फॉरबिडन है, ये पूछा यही है कि ये फॉरबिडन है ही क्यों, बिकॉज, और फिर
ऑप्शंस में ऑप्शन दे देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। लॉ ऑफ बेरियन नंबर कंजर्वेशन, बेरियन की वजह से। अगला है मास एनर्जी की वजह से, ठीक है। उससे अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन की वजह से, और फिर है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन हैं। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख लो। पिछला क्लियर है, ऑल क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, अब आप पता कैसे करोगे। तो यहाँ पे एक बेरियन है, प्रोटॉन, अप अप डाउन। यहाँ पे एक बेरियन है, अप डाउन डाउन। इसका बेरियन नंबर इधर भी +1। पाइयोन का कोई नंबर होता नहीं है, 0 गोज टू +1 +0। तो ये तो कंजर्वेशन है, तो ये तो ठीक है। इसकी वजह से तो रिएक्शन फॉरबिडन है नहीं। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन नंबर ना तो इसमें ना उसमें कुछ है ही नहीं, 0 = 0 ले लो तो खत्म हो गया। वैसे भी इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है ना, तो उसे देखते होते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी बात भी नहीं कर सकते, ये भी ओके हो गया। अब क्वेश्चन आ गया, मास कैसे चेक करोगे, एनर्जी कैसे चेक करोगे, मास एनर्जी कैसे चेक करोगे। तो प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपको नंबर्स चाहिए वो। लेकिन अगर आप देखो तो प्रोटॉन का जितना मास होता है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। ठीक बोल रहा हूं। और यहां पे भी पाई माइनस पाइऑन्स है, और यहां पे भी पाइऑन्स है। तो दोनों बेरियॉन्स और दोनों सेम पाइऑन्स, मीजॉन्स, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम पार्टिकल हैं, तो इनका अप्रोक्सीमेटली मास सेम सेम होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है और उसका पाई जीरो का मास थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा मास डिफरेंस होगा भी, वो एनर्जी में निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्योंकि कोई बहुत बड़ा मास डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये जो है ये मास एनर्जी कंजर्वेशन ही फॉलो करती है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ठीक, वैसे आपको बता दूं तो आंसर सही क्या आएगा, नन ऑफ दीज। इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन इसे फॉरबिडन नहीं बनाती। और कमाल की बात यह है कि ये एक्चुअल में रिएक्शन फॉरबिडन है ही नहीं। ये रिएक्शन एक्चुअल में ये रिएक्शन एक्चुअल में अलाउड है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ डाला गया था पूछताछ करने के लिए कि ये फॉरबिडन तो नहीं है, ये फॉरबिडन किस वजह से। ओके, दैट्स इट, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल डिके दिया है आपको। पार्टिकल डिके, this lambda goes to proton plus pion, प्रोटॉन प्लस पाइऑन। पूछा गया मस्ट बी ए वीक इंटरेक्शन बिकॉज, ये रिएक्शन हो रही है, बता दिया, कंफर्म कर दिया। और पूछा गया ये मस्ट बी अ वीक है, हो रही है और वीक है। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, कौन सी चीज कंफर्म करेगी कि ये रिएक्शन जो हो रही है ये वीक इंटरेक्शन है, कोई और इंटरेक्शन नहीं है। तो उसमें से ऑप्शन यहां पे आप देख सकते हो कि एक चीज ऐसी होती है जो मैंने पीछे भी बताई है कि वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होती, बाकियों में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होती है। तो यहाँ पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी होती है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसमें यूडीएस, उसमें एस था, लेकिन इधर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है तो किसी में भी एस नहीं है। स्ट्रेंज क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, वो जो हमने टेबल्स बनाए हुए हैं, आपके नोट्स हैं आपके पास, उसमें देख सकते हो, याद होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बननी। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि इसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, और लेकिन स्ट्रेंजनेस कंजर्व के ना होने के बावजूद अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो इट मींस इट इज हैपनिंग थ्रू वीक इंटरेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन, क्योंकि उसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती। वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है। ठीक है, ये चीज है इसमें, इतना ही था। बाकी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस नहीं हुआ,
ये कोई बात नहीं है, न्यूट्रिनो तो बल्कि वीक इंटरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, हो जाता है, और वो बताता है कि ये वीक इंटरेक्शन है। न्यूट्रिनो होता तो वो भी कंफर्म हो जाता क्योंकि वीक इंटरेक्शन हो। पर ठीक है, डेल्टा जीरो स्पिन, स्पिन जीरो, स्पिन का कोई लेना देना ही नहीं है किसी इंटरेक्शन में यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए। और एक ऑप्शन है डज नॉट कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, उसकी भी बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि वो तो होता ही है। स्ट्रेंजनेस एक ऐसा फैक्टर है जो वीक इंटरेक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है, देख लो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद दो क्वेश्चन और रह गए हमारे, और स्ट्रेंजनेस, यस बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर हमारे पार्टिकल फिजिक्स के दो डाउट्स और आए हैं आपके, लास्ट 49 और 50th क्वेश्चन है, वो भी बता रहा हूं पर बता नहीं रहा। वो इसलिए नहीं बता रहा, वो इसलिए नहीं करवाना है क्योंकि वो हमने करे हुए हैं। वो दोनों क्वेश्चंस मैंने रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स या इसमें पार्टिकल फिजिक्स में डाल दिए, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है उसे रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में ले लेता है उसकी लैंग्वेज की वजह से। पर रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में आपको एक असाइनमेंट में 49 नंबर क्वेश्चन करवाया था, वही क्वेश्चन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के ना क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, अक्सर लेंथी निकल जाते हैं, तो मतलब ऐसे एग्जाम्स में उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम फिर भी करेंगे, दो चार क्वेश्चन सिलेक्टेड से करेंगे, और वो असाइनमेंट में मैंने करवा भी दिए। और फिलहाल जो है, जो आपका आपका डाउट है पार्टिकल फिजिक्स की असाइनमेंट में से, वो मैं अभी बता रहा हूँ, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस हम एसटीआर वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अगर आपको वो याद नहीं है, आपके डाउट है, तो गो टू दैट वीडियो, क्लासिकल मैकेनिक्स वाले फोल्डर में एसटीआर वाली वीडियो पड़ी है। ठीक है, डाउट फोल्डर वाले टॉपिक्स में वो वीडियो पड़ी है, स्मॉल ऑसिलेशन और वो वाले जो टॉपिक्स जहाँ पे हैं वहां पे है, वहां से देखोगे बड़े प्यार से क्लियर होंगे। 7-8 क्वेश्चन और भी करवाए हैं एसटीआर। एसटीआर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां से आपको वो भी प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो हम देखते हैं आगे। पॉजिटिव क्योन हैज ए रेस्ट मास 7, ये 49 क्वेश्चन है असाइनमेंट का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो जो क्योन्स हैं, पॉजिटिव क्योन्स के प्लस, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो, उसमें नो नेट में दिया हुआ है, वो हैज ए रेस्ट मास ऑफ 494 MeV पर सी स्क्वायर, मास दे दिया, रेस्ट मास दे दिया। ठीक है, और ये जो बताया वेयर प्रोटॉन हैज ए रेस्ट मास ऑफ, प्रोटॉन का अगर रेस्ट मास देखोगे तो कितना है, 938 MeV पर सी स्क्वायर। तो पूरा नहीं करवाना मैंने, सिर्फ मास बता दिया। इफ क्योन हैज ए टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन रेस्ट मास एनर्जी, तो प्रोटॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है, यानी कि ये ई नॉट लिख लेता हूं, ई नॉट कितनी होगी, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो मास को, तो वो हो जाएगी 938 MeV, कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसकी रेस्ट मास एनर्जी है और इसकी जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है। और आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है ई नॉट प्लस रेस्ट मास एनर्जी, के नॉट के साथ लिख लेता हूं, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो दोनों के डिफरेंस से सॉल्व करके। नहीं तो सिंपल फॉर्मूला आपको एक और बताया हुआ है कि E इज इक्वल टू, अगर MC स्क्वायर लिख रहे हो, और M इज इक्वल टू होता है M नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर ये लिख रहे हो तो फिर आप मतलब बात कर रहे हो टोटल एनर्जी की, और इसमें से अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे, ये लिख दूं पहले मैं, अगर सिर्फ इतना लिख रहे हो जिसमें V 0 पुट कर दिया आपने, तो ये एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, E माइनस ई नॉट। तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में तब भी बताया था, अगर मान लो रेशियो आता है, इसमें रेशियो आता है 938 को आपने 494 से डिवाइड करना है, तो इसे एक स्मार्टनेस यूज करना, इसे अप्रोक्सीमेटली लगाना, अप्रोक्सीमेटली लगाओगे तो इट इज 1.8 समथिंग, तो आप इसे 2 लिख लेना चुप करके, और जो भी आंसर आएगा उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म उसके आसपास का मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज लेस देन 2, तो जहां 2 भर रहे हो उससे 2 से थोड़ा सा कम के हिसाब से एस्टिमेट लगा के सही ऑप्शन मार्क कर देना।
ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, पेपर में नहीं होनी, ना ही होनी ना ही करनी, कोई मीनिंग नहीं बनता उसका। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको क्या पूछा है, मैंने कहा दो हॉरिजॉन्टल सिंटिलेशन काउंटर्स पड़े हैं, उनमें दोनों तरफ, एक तरफ से फोटोन निकल रहा है और दूसरी तरफ से फोटोन निकल रहा है, और दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर का है, और बताओ आपको डिटेक्ट करने के लिए कम से कम कितना क्लॉक चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिंटिलेशन काउंटर का नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स का भी नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा सा बच्चों वाला क्वेश्चन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आपको, और या डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम वाला है कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, फोटोन की वेलोसिटी आपको मालूम है, उसके हिसाब से आप उसका हाफ के हिसाब से निकाल लो कि कितनी रिलेटिविस्टिक स्पीड वगैरह आ रही है, और उसके हिसाब से निकाल लो टाइम कितना लगेगा उसे मेजर करने में, और जो टाइम आएगा उसका मिनिमम जो टाइम पूछा गया कि कम से कम कितनी एक्यूरेसी हो डिवाइस की, वो पूछी गई है, तो आप उसमें वो बता सकते हो कि भाई कम से कम इतना तो चाहिए, इतने तक तो मेजर करेगा, नैनो सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये उसमें क्वेश्चन है, ये भी मैंने एसटीआर में करवाया हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा करवाने वाली बात नहीं आती कोई। इसके बाद जो आपके डाउट्स हैं ऑलमोस्ट सारे मैं कवर कर चुका हूं, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म हो गई है, इतनी ही थी। इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल कंक्लूजन, एक रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स का लेक्चर है आपका, इसमें आपको डाउट है, उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जिसमें मैंने थ्रेशोल्ड वाला फॉर्मूला भेजा था ना कि पार्टिकल कैसे डिके करते हैं, उसका मोटा मोटा आइडिया ये है कि एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, लेट्स से पाइऑन ले लिया मैंने, ठीक है, वो अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है वो आगे डिके करेगा किसी और में, हल्के पार्टिकल में, जो भारी होगा, मोटा होगा, वो जल्दी टूटने की कोशिश करेगा, पतले होने की कोशिश करेगा, पतला होएगा तो स्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो जिसका मास ज्यादा होता है इसलिए टूट जाता है, जैसे न्यूट्रॉन का फ्रीली रहने में मास ज्यादा, तो वो प्रोटॉन में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, इसीलिए न्यूट्रॉन की लाइफ टाइम जो है वो 15 मिनट के आसपास है, अगर वो फ्री छोड़ दिया जाए। न्यूक्लियस में वो बड़ा स्टेबल फील करता है क्योंकि अब उसे चैन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, लाइफ ऐसे ही चलती है, तो ये टूटेगा, तो ये अनस्टेबल पार्टिकल है, हमेशा हमेशा मोशन में रहेगा, फिर भी हम इसका रेस्ट फ्रेम काउंट करें, क्यों, क्योंकि हम इसी के फ्रेम में चले जाते हैं जो अनस्टेबल पार्टिकल होता है। अब वो दो पार्टिकल्स निकाल देगा, एक ए एक बी, और किसी भी हाल में किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, किसी भी रिएक्शन के होने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, फोर वेक्टर मोमेंटम ले लेते हैं, फोर वेक्टर मोमेंटम, ये कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये फॉर्म्स कैसे लेते हैं वो भी आपको मालूम होगा, मैंने बताया हुआ रिलेटिविटी में, ये भी सीखा हुआ हमने कि फर्स्ट जीरो कंपोनेंट जो होता है वो होता है एनर्जी टाइम कंपोनेंट, और जो अगला कंपोनेंट होते हैं तीनों, P1 P2 P3, अब मैंने नीचे लिख दिया, वहां पे भी नीचे लिख देता हूँ, नीचे वाली फॉर्म कोवेरिएंट है, ऊपर वाली कॉन्ट्रावेरिएंट है। ठीक है, तो ये फॉर्म ऐसे लिखते हैं, कंपोनेंट्स प्लस माइनस भी लगा देते हैं, वो सब बीच में ही हो जाता है। ठीक है, तो वो लगा के आप एक तरफ का मोमेंटम कंजर्वेशन लोगे और दूसरी तरफ का मोमेंटम कंजर्वेशन लोगे, और उसको सारे को सॉल्व करोगे, तो 2 पेज 2.5 पेज की डेरिवेशन है, उतना नहीं करना, थ्रेशोल्ड वाला फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था, उतना वो फॉर्मूला याद कर लेना कि आप कौन से M1 M2 माइनस कर रहे हो एम स्क्वायर में से, और उससे आंसर निकाल दो, उससे आपके सारे क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो उस फॉर्मूले से आ जाएगा, वो मैंने करके आपको भेजा होगा। ठीक है, दिक्कत होगी तो हम इस पे कोई 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो अलग से बना के मैं ये बता दूंगा, अलग से क्लास लगा लूंगा, या फिर उस क्लास में मैं ये सिखा दूंगा, पूरा आर्टिकल एक बार करके दिखा दूंगा कि क्या क्या हो रहा है, फिर आप फाइनल रिजल्ट याद कर लेना, करना आपको वो ही पड़ेगा, पूरी डेरिवेशन में नहीं जाना है इसकी। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ठीक हो गया, अब एक टॉपिक आपका है काउंटर्स का, काउंटर कह लो, डिटेक्टर कह लो, हमारे पास जो है वो
जो प्रोपोर्शनल काउंटर होता है, हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर होता है, आयोनाइजेशन काउंटर होता है, फिर जीएम काउंटर आ जाता है, गीगर मुller काउंटर। वो इस तरह से अलग अलग स्केल्स पे वही काउंटर थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज करके अलग काम करता है। ठीक है, तो उनकी एक बेसिक सी डिटेल चाहिए आपको। और सबसे कमाल की जो सबका मतलब बॉस है वो है सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर बहुत कमाल है, बहुत लंबी थ्योरी है, बहुत प्यारी थ्योरी है। उसमें फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, कितने तरह के सिंटिलेशन काउंटर्स होते हैं, आप कैसे पीएमटी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से कैसे फोटोन्स मल्टीप्लाई करते हो, कैसे बढ़ाते हो, कैसे डिटेक्ट करते हो। बेसिक आइडिया तो ये है ना कि कोई भी न्यूक्लियर का पार्टिकल है, न्यूक्लियर पार्टिकल मतलब कौन से हो सकते हैं, हम अल्फा डीके मान लेते हैं, बीटा डीके मान लेते हैं, गामा डीके मान लेते हैं। इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कैसे करें, डिटेक्ट कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक मैकेनिज्म लगा देंगे कि इस मैकेनिज्म से भाई ये चीज ऑब्जर्व हो रही है। अगर इतनी एनर्जी आई तो मतलब ये वाला पार्टिकल निकला, अगर इतनी एनर्जी आई तो ये वाला पार्टिकल निकला, और कोई एनर्जी नहीं आई मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं निकला। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, वो कोई भी डिके कर सकता है, कोई भी पार्टिकल निकाल सकता है। यहाँ पे मैंने एक डिटेक्टर रख दिया, डिटेक्टर ये सोर्स। तो अगर डिटेक्टर ने रीडिंग दे दी, ठीक है, अगर डिटेक्टर ने रीडिंग दे दी तो इसका मतलब सोर्स ने पार्टिकल अमिट कर दिया। अब वो रीडिंग कैसे देगा, रीडिंग ऐसे देगा जब वो इस सिग्नल को, न्यूक्लियर की जो रेडिएशन आई उसको उसके साथ इंटरैक्ट करके, यानी कि हम कोई ना कोई ऐसी गैस रख दें जो उस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती हो। अल्फा का डिटेक्टर बनाना है तो ऐसी गैस रख दो जो अल्फा को डिटेक्ट करती हो, बीटा तो बीटा के लिए, गामा तो गामा के लिए। वो गैस जब रिएक्ट कर लेगा, कोई भी सॉलिड भी ले सकते हो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब उसका डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो हमें कैसे पता लगेगा, उसके आगे एक सिग्नल नोट करने के लिए एक आगे डिवाइस लगा दो, कोई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जब भी यहाँ पे इस पार्टिकल की वजह से कोई भी चेंज होगा, कोई भी हरकत होगी, वो कहां पे नोटिस हो जाएगी, वो आगे सिग्नल आ जाएगा, नोटिस हो जाएगी कि भी करंट आ गया, पार्टिकल आ गया, यानी कि कुछ हुआ है। तो इस तरह के बेसिक से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे जीएम काउंटर में आपने पढ़ा होगा, एक जीएम ट्यूब होती है, मतलब बहुत रफली बता रहा हूँ, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, यहाँ से पार्टिकल घुसेगा तो वो गैस को आयोनाइज कर देगा, आयोनाइज करेगा तो आयोनाइजेशन से आगे भी आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाती है कि पार्टिकल गया और पार्टिकल ने आगे जाके इलेक्ट्रॉन जो निकाला उसने आगे जाके फिर स्ट्राइक कर दिया, उसकी एनर्जी ज्यादा थी तो उसने गैस को और ज्यादा ब्रेक कर दिया, सेकेंडरी आयोनाइजेशन कर दी, फिर उसके हिसाब से करंट आ गया और वो नोटिस हो गया तो करंट बाहर डिटेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिंटिलेशन काउंटर में जो सिंटिलेशन निकलती हैं वो बहुत बहुत वीक होती हैं, बहुत वीक होती हैं, तो हम क्या करते हैं उस सिग्नल को ऐसे डायनोड्स लगा देते हैं, ऐसे ऐसे डायनोड्स लगा के फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में से निकाल के और ऐसे वो करके, मतलब ये डायनोड्स ही होते हैं, उनसे करके वो नंबर ऑफ फोटोन्स बना बना के एक बड़ा सारा सिग्नल ले लेते हैं, उसे बाहर नोट कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट उसमें भी चलता है। तो बेसिक आइडिया यही है कि हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना को यूज करके, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करके हम अपने पार्टिकल को, जो भी पार्टिकल आएगा उसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने इसमें साइक्लोट्रॉन भी पढ़ा हुआ है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है और पार्टिकल को बढ़ाता 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 एनर्जी बाहर फेंक देता है और वो बाहर जाके सीधा स्ट्राइक करता है हमारे डिटेक्टर के ऊपर कि भाई ये लो आ गया पार्टिकल, तो मतलब रीडिंग आ गई, तो मतलब ठीक है सब कुछ। ठीक है, इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम इस पे भी एक शॉर्ट क्लास एक रख सकते हैं, लंबी भी कर सकते हैं जितनी मर्जी कर लो, पर फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है। शॉर्ट क्लास रखेंगे इस पे भी एक, लेकिन फिलहाल खत्म करो। ये इतना सब चीजें हो गई हैं, इतने अगर आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके मैंने आपको 4-5 मेन क्वेश्चन दे दिए हैं, एक बार वो सारे कवर करवा दूंगा, लेकिन किसी अलग क्लास में। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट रह गया है तो बता दो, न्यूक्लियर और पार्टिकल हमारा फिर खत्म है नहीं तो।
यस, देख लो, सोच लो, कुछ ना समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लो, कोई बातचीत रह गई हो तो हम कर लेते हैं आगे। ठीक है, अभी तो आप भी जाग रहे हो और मैं भी जाग रहा हूँ। हम तो पेपर क्लियर करके ही सोएंगे, आराम से सोएंगे। अभी तो पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो, पेपर दे लो, फिर आप फिर लगाना, फिर मान साहब का गाना चला लेना पीछे, सौंधी झड़ी नहीं लगी, सौंधी झड़ी। फिर सोना आराम से, फिर सोएंगे तो जल्दी से। ठीक है, फिलहाल देयर सो मच टू डू, सो लेस हैज बीन डन, है ना। तो बहुत काम है करने वाला, बहुत कुछ है, इतना हो गया हमारा। क्वांटम मैकेनिक्स इतने मतलब डिटेल में हमने कर ली, एटॉमिक मॉलिक्यूलर कर ली, क्लासिकल होगी, मैथमेटिकल, कंडेंस मैटर, ये वो सब। फिर भी अभी बहुत पढ़ा है, ऐसे लगता है बहुत पढ़ा है। रही सही कसर उन्होंने और पूरी कर दी, प्लस वन टू का सिलेबस डाल दिया। तो कोई बात नहीं, वो ही करेंगे, देखते हैं कितना कवर होता है सारा। लेकिन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम अच्छे से कवर करके जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आज के समाचार समाप्त करते हैं। चलो, जो भी डाउट है वो बता दो, खुल के करते हैं। सब कुछ ओके है तो ठीक है। गगन, आपका ऑप्टिक्स का भी एक डाउट आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12, मुझे ध्यान है, लेकिन इस क्लास में नहीं करते, अलग क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो वो फिर करवा लेना उसमें। उसमें ऑप्टिक्स के मेरे पास और भी कई डाउट्स हैं, तो वो भी उन्हीं में कवर कर लेंगे हम। फिलहाल यहाँ तक के लिए बता दो, यहाँ तक के लिए बता दो। अगर कुछ पॉइंट लगता है आपको कि करने वाला है तो हम उसकी बातचीत और कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई पॉइंट पिछले में रह गया हो, पिछली अभी हमने 2 घंटे की क्लास ली थी, 1.5 घंटे की क्लास ली थी, उसमें अगर उसमें से भी कुछ डाउट हो, उसमें से भी कोई बात हो पूछने वाली, पूछ लो, आराम से करेंगे, उसके बाद ही क्लास खत्म करूंगा मैं। ठीक है, कोई भी डाउट जब तक मन में, तब तक ऐसे नींद नहीं आएगी ना, मेरे को भी नहीं आएगी ऐसे तो। ओके, ठीक है। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है फिर मैं क्लोज करता हूँ सेशन को। अगर डाउट है तो फिर जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम करें करने वाला काम अपना। कोई नोट्स, कोई असाइनमेंट अगर रह गई हो अपलोड करनी, आपके पास भेजनी, वो भी बता देना, मैसेज कर देना, कई बार वो स्किप हो जाता है, क्योंकि मतलब हो ही जाता है, अलग अलग डिमांड्स आती रहती हैं आपकी। ठीक है, तो चलो, मुझे आपका मिला नहीं जवाब, ओके, एक मिला है। ठीक है, तो फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। आई होप मेरी वॉइस ऑडिबल है। आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, सभी ने जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे पता नहीं लगा। मैं ये फिर से पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हैं, सब कुछ ओके है, तो हम न्यूक्लियर पार्टिकल का चैप्टर क्लोज करते हैं और आज के समाचार समाप्त करते हैं। चलो, ठीक है। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं अगले डाउट्स के साथ, अगली क्लास के साथ। और आज तक का काम, अभी तक का काम इतना ही था। अगले जो है, हम ऑप्टिक्स के डाउट्स की एक और क्लास लेंगे। वो कल किसी टाइम, नहीं तो 9 बजे तो मिलना ही है, कल भी मिलना है, रोज मिलना है लाइव क्लास में, रोज 9 o'clock। ठीक है, तो वो तो करना ही है। इसके बाद हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, उसका मैं शेड्यूल आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए काम इतना ही, इतना पढ़ के आना, आगे भी पढ़ते रहो, 2 महीने की बात है, पढ़ते रहो सीरियसली।
ठीक है। और अब से आपको रोज टाइमर मिला करेगा एक और, कि हाउ मेनी डेज टू गो टू फिनिश द सिलेबस, सब कुछ टाइमर लगा लो, एक क्लॉक लगा लो, चलती रहनी चाहिए वो, कि टिक 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 करके टाइम पास हो रहा है। और टाइम पास नहीं करना हमने, यूटिलाइज करना। ठीक, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आप पढ़ते रहो और डाउट्स पूछते रहो, और 2 सेशंस रखेंगे आगे से, ताकि अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, कल मिलते हैं, कोई भी डाउट हो और ग्रुप में भेज देना। ओके, गुड नाइट।